आज के इस वीडियो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो CSIR नेट के 2021 सेगमेंट में आए थे, जो कि आपका फरवरी 2022 को कंडक्ट कराया गया था। तो जो पहला सवाल है, हम लोग एक्चुअली 3.5 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने वाले हैं। जो पहला सवाल है वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद आर्बिट्ररी एक्यूरेसी फॉर द मोशन ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है, से ए, ठीक है, तो अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी, तो आप आर्बिट्ररी एक्यूरेसी के साथ दोनों को ही अगर मेज़र करना चाहते हो तो इनमें से वो कौन सी दो क्वांटिटीज़ होंगी। तो क्लियरली सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनका जो कॉम्यूटेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा, तभी तो आप आर्बिट्ररी एक्यूरेसी से मेज़र नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो कैन नॉट भी बोल रहा है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। अगर किसी भी ऑप्शन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, दैट इज़ आपका ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता है, देन दैट मीन्स कि वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियरली जो हमें रिलेशंस पता है, पहले हम ये लिख लेते हैं। तो x और px के बीच में क्या होता है, जब कम्यूटेटर लेते हो तब IH क्रॉस्ड आता है, y और py के साथ आप करते हो वो भी IH क्रॉस्ड आता है, z और pz के बीच में करते हो तो वो भी आपका IH क्रॉस्ड आता है, xi और xj, इसका मतलब ये हो गया x y z कोई सी भी वैल्यू होती है इसमें, इनका कॉम्यूटेटर आपस में हमेशा जीरो होता है। वैसे ही आपका px या कोई सा भी वैल्यू यहाँ पर होती है, py या फिर कोई सा भी आप मोमेंटम का कोऑर्डिनेट ले लेना, वहाँ पर आपका कम्यूटेटर ज़ीरो हो जाता है। इसी प्रकार आपका एक और फार्मूला होता है जो कहता है p स्क्वायर l स्क्वायर, ये भी आपका ज़ीरो हो जाता है, जो कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की। पहले वाला ऑप्शन क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ रेडियल पोजीशन एंड जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जिन लोगों को अगर नहीं पता है कि जेड कंपोनेंट क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम का, तो आप वो एक्चुअली कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस प्रोडक्ट पी के साथ। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, तो जब आप z कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो क्या करोगे, आप k कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें मेजर करोगे। तो k कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो Lz आएगा, Lz विल बी x पी वाई माइनस y पी एक्स। ठीक है, तो ये आपका Lz हो गया। तो क्लियरली जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, y पी एक्स। ठीक है, तो हमें देखना है ये इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। ओके, तो क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, इसे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स पी वाई माइनस आर स्क्वायर वाई पी एक्स इक्वल्स वॉट, वी डोंट एक्चुअली नो इट। ठीक है, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स पी वाई माइनस, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा वाई पी एक्स। ठीक है, अब देखो x के साथ में यहाँ पर x रहेगा और पी वाई रहेगा, और वो दोनों ही आपका कॉम्यूटेटर ज़ीरो देंगे यदि आप इसे सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर के साथ में सिंस यहाँ पर पी वाई आ गया तो चांसेस हैं कि यहाँ पर आई एच क्रॉस्ड आ सकता है। ठीक है, तो z के साथ भी आपका सेम वही इश्यू रहता है। तो ये वाली जो वैल्यूज़ रहेंगी ये आपका फाइनली ज़ीरो देने वाली हैं, दोनों ही वैल्यूज़। सिमिलर केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो ये चांसेस हैं कि ये आपको कुछ वैल्यू देगा। और सिमिलर केस में ये आपका क्या दे देंगे, जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आपके दोनों ज़ीरो दे देंगे। तो क्लियरली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे इस फॉर्म में, और आप इसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर कॉमा एक्स पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा वाई पी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, वाई स्क्वायर एक्स पी वाई प्लस
वाई स्क्वायर कॉमा एक्स इधर आ जाएगा पी वाई माइनस सिमिलर फैशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई पी एक्स एंड माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाहर बाय आ जाएगा पी एक्स। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है ये ज़ीरो हो जाएगी, सिमिलरली ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर इनका जो कम्यूटेटर होता है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई एच क्रॉस्ड और यहाँ से y और कॉमन निकल के आ जाएगा एंड यहाँ पर x और आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एक फार्मूला होता है जिसमें अगर आपका दूसरा जो कम्यूटेटर होता है लाइक इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दिस e की पावर n, तो इसका कम्यूटेटर क्या हो जाता है, इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है n आई एच क्रॉस्ड और a b का कम्यूटेटर ऐसे कुछ इस फॉर्मेट में होता है। तो ये आप एक बार चेक करके देख लेना, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। वैसे ही आपका राइट हैंड साइड पे ये वाली जो वैल्यू है वो भी आपका कुछ इसी प्रकार से कॉम्यूटेटर दे देगी, तो ये आपका आंसर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये आप उसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ए वाला भी आपका रूल आउट हो जाता है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या कहता है, बी ऑप्शन कह रहे हैं कि यदि आप एक्स कंपोनेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम ले रहे हो और एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले रहे हो तब ये क्या होगा। तो क्लियरली ये सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आपने क्या लिया पी एक्स लिया, पी एक्स के साथ में आपने क्या लिया, अब एक्स कंपोनेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब आपको ये वाली वैल्यूज़ हटानी है यहाँ से और इन वाली वैल्यूज़ में देखना है। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, तो क्लियरली ये वाला आपका ऑप्शन आपको चेक करना होगा। तो अब इसे भी चेक कर लेते हैं। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, लेट्स जस्ट रीराइट इट ओवर हियर, पी एक्स और क्या आएगा आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, और ऐसे अब जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको जिस प्रकार से पी एक्स वाई पी जेड माइनस पी एक्स कॉमा जेड पी वाई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉम्बिनेटर पी एक्स का वाई के साथ भी जीरो होता है और जेड के साथ भी जीरो होता है, तो फाइनली क्या होगा, ये आंसर आपको जीरो दे देगा। सिमिलर केस में क्या होगा, एक्स के साथ जेड का जीरो होता है, पी एक्स के साथ जेड का जीरो होता है और पी एक्स के साथ वाई का भी जीरो होता है, तो ये भी जीरो दे देगा। तो फाइनली आपका कॉम्बिनेटर जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो अब सी ही फाइनल ऑप्शन आपको बचता है जो कि सही जवाब है। तो एक बार कंफर्म और कर लेते हैं y एंड एल एक्स के साथ। ठीक है, तो y आपका क्या हो जाएगा, y तो आपका y है, एल एक्स क्या हो जाएगा, एल एक्स आपने पहले ही निकाल रखा है, पी जेड माइनस जेड पी वाई। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है y का पी वाई के साथ कम्यूटेटर आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो आई एच क्रॉस के समथिंग आ जाएगा। तो यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, y पी जेड ये एक कॉम्पोनेंट निकल के आ गया माइनस y कॉमा जेड पी वाई ये निकल के आ गया। अब देखो ये वाला तो कम्यूटेटर सीधे सीधे जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y का y के साथ भी जीरो होगा, y का z के साथ पी जेड के साथ भी जीरो होगा। बट इस वाले कॉम्पोनेंट में क्या होगा, इसे आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, y z पी वाई माइनस z बाहर आ जाएगा y पी वाई। ठीक है, तो ये तो आपका ज़ीरो हो गया और ये वाला जो होगा ये आपका कुछ वैल्यू दे देगा, दैट विल बी आई एच क्रॉस जेड नेगेटिव में। इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि आपका सी ऑप्शन सही है। ओके, तो अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स का है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ये क्या कह रहे हैं, A particle in one dimension executes oscillatory motion in a potential Vx equals A। तो आपका पोटेंशियल क्या है, Vx equals A mod x where A is greater than 0, ठीक है, is a constant of appropriate dimension if the time period t of its oscillation depends on the total energy E as e to the power alpha, then the value of alpha is। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है और ये आपको गिवन है कि आपकी जो
टाइम पीरियड है वो एनर्जी पे e टू द पावर अल्फा करके कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि आप Vx का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो Vx में क्या होगा आपका, कुछ इस प्रकार से आपका फंक्शन होगा, एंड यू विल सी कि यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है वो इस तरह से ऑसिलेट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये आपका पोजीशन x है और ये आपका Vx की वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर पहले तो हमें टर्निंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। टर्निंग पॉइंट निकालने का मतलब ये है, टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। इसका मतलब ये हो गया, जो आपका Vx होता है ये E के बराबर होता है, तो उन उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, उस x को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेते हैं पहले, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि आपकी जो टोटल एनर्जी होती है वो आप कुछ इस प्रकार से पुट कर सकते हो, राइट। टोटल एनर्जी इज किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, कैन एक्चुअली से कि यदि मेरा जो पोटेंशियल है वो कुछ a मॉड x है, तो अब आप क्या कर सकते हो, a इक्वल्स p²/2m प्लस a मॉड x, ठीक है। तो हमें पता है कि सारी जो एनर्जी है टर्निंग पॉइंट पर वो किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका जो मॉड x है वो क्या हो जाता है, E/a हो जाता है। इसी प्रकार आपका x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस E/a। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पर, जो ये वाली वैल्यू है ये x की वैल्यू हो जाएगी माइनस E/a, और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी x इक्वल्स प्लस E/a, ठीक है। आई होप यू आर विद मी, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो हम टाइम पीरियड की बात समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड निकाला है। तो टाइम पीरियड कौन सा पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड आपका वो टाइम होता है जो पार्टिकल आपका जब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, इस वाले टाइम का डबल हो गया, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा और वापस यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, तो इस टाइम पीरियड का क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड यहाँ से माइनस E/a से प्लस E/a तक जाने का जो टाइम है ये क्या हो गया, टोटल टाइम पीरियड का आधा हो गया। तो कुल मिला के क्या हम जो आपका लिनियर मोमेंटम है उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, लेट मी एक्चुअली राइट इट लाइक दिस, p² इक्वल्स 2m E माइनस a मॉड x, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग इसे। और अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, √2me √1 माइनस a/e मॉड x, ठीक है। हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसे। अब आप मोमेंटम को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोमेंटम p इज नथिंग बट mv, और इसे कैसे लिख सकते हैं, dx/dt m टाइम्स dx/dt। तो ये क्या बराबर हो जाएगा आपका, √2me के 1 माइनस a/e मॉड x, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, जो dx/dt है इसे आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, √2e/m 1 माइनस a/e मॉड x, ठीक है। तो यदि हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख लें, dt इक्वल्स dx डिवाइडेड बाय √2e/m √1 माइनस a/e x मॉड, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग। अब यदि मैं कह रहा हूँ कि आपका पार्टिकल जो dx, आपका जो x वेरी कर रहा है, तो x वेरी कहाँ से कर रहा है, x आपका वेरी कर रहा है माइनस E/a से प्लस E/a तक। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसे माइनस E/a से
प्लस ई अपॉन ए तक इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ इस सम को, ठीक है। वैसे ही मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं टाइम को 0 से t/2 तक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में t/2 ही टाइम तो लग रहा है हमें। तो हम कुछ इस प्रकार से इसे रख सकते हैं। तो अब हमारा जो सम है वो क्या निकल के आ जाएगा, t/2 बराबर हो जाएगा, हम माइनस ई अपॉन ए से प्लस ई अपॉन ए तक इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं इस सम को। ठीक है, 1 माइनस ए अपॉन ई एक्स, ठीक है। नाउ आप क्या कर सकते हो, इसे बहुत सारे तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, ओके, पर मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ इसे सॉल्व करने का। नाउ लेट ए अपॉन ई एक्स इक्वल्स यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये वाला जो फंक्शन है ये एक्चुअली इवन फंक्शन है। देखो यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू रखोगे तभी मॉड से वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव तो रहेगी। तो कुल मिलाकर क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ, 0 to दिस एंड दिस, ठीक है। और मैं फिर क्या करूँगा, मैं ये मॉड का साइन हटा दूँ क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सम ये निकल के आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई डी एक्स इक्वल्स डी यू। डिफरेंशिएट किया हमने तो ये हमें ये वाली फॉर्म मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन ए डी यू, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो 0 से जो इंटीग्रल था आपको वो 0 से यहाँ तक जा रहा था, अब मॉडिफाई होकर इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक जाएगा अब वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ 0 पुट करोगे अब तो यू क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, बट ई अपॉन ए जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ई अपॉन ए डी यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2e ओवर m 1 माइनस यू। अब देखो यहाँ से अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जब आप 0 से 1 तक आप डी यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस यू को इंटीग्रेट करोगे देन यू विल रियलाइज इट विल कम आउट टू बी अ कांस्टेंट, क्योंकि आपके पास कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो इससे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे या फिर आपकी कोई ऐसी वैल्यू दे जो वेरी कर रही हो विद रिस्पेक्ट टू ई और कोई और वेरिएबल के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया, हम कुछ इस प्रकार से इसे कह सकते हैं, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन अंडर रूट ई। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट ई, तो टी क्या है, अंडर रूट ई के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब टी पावर हाफ के साथ प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका वो ये वाला बी होना चाहिए। ओके, तो हम आते हैं अब तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ओके सो ये रिलेटिविटी का सवाल है। अ पार्टिकल ऑफ मास 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर एंड its entire particle both moving with the same speed v produce new particle x of mass 10 giga electron volt per c square in a head-on collision. The minimum value of v required for this process is closest to. ओके, तो यहाँ पर इन लोगों को एक और पॉइंट पुट करना था कि आपका जो 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पार्टिकल बना हुआ है इट इज़ एक्चुअली एट रेस्ट, ठीक है। अदरवाइज ये कंडीशन कुछ समझ में नहीं आती। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक जो पार्टिकल है, ठीक है, इसका कुछ मास दे रखा है, ओके। अब इसका एक एंटायर पार्टिकल भी है, उसका कुछ और मास दे रखा है। अब ये दोनों मिलके कोई दूसरा पार्टिकल बनाते हैं जिसका मास आपका कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा आप, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली सी से सी कैंसिल कर सकते हो और कुल मिला के जो आपका m है, m आपका 2m के बराबर है। अब ये एक बात याद रखना, ये जो m है इट इज़ एक्चुअली रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। तो ये रिलेटिविस्टिक मास है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब इसमें क्या होगा, तो आप सवाल देख पा रहे होगे, जो आपका कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M है दैट इज़ नथिंग बट 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका 2m है, ठीक है, 2m आपका क्या दे रखा है, जो m है यहाँ पर, ठीक है, एक्चुअली ये वाला जो m है इट इज़ नॉट यस, ओके, तो ये रिलेटिविस्टिक मास हो जाएगा। तो हम क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय m नॉट, m नॉट आपका क्या है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियरली आपका क्या निकल के आ रहा है यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप इसे कुछ इस प्रकार से पुट कर सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स 5। ठीक है, अब इसे आप क्या कर सकते हो, सिंपली 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स ओके, सो इट विल नॉट बी 5 एक्चुअली, इट विल बी 1/5। यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, इट इज़ 1/5, तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, तो क्लियरली जो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से, तो v निकल के आएगा, दैट विल बी नथिंग बट अंडर रूट 24 डिवाइडेड बाय 25 c। ये आपका 0.98 c के बराबर आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। ओके, तो अपने अगले सवाल पे आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल चेंजेस इन डिस्क्रीट स्टेप्स विद ईच step it moves to the right, however the length of the step is drawn from a uniform distribution from the interval, अच्छा इतना इंटरवल दे रखा है, where lambda and w are positive constants. If x denotes the distance from the starting point after n steps, the standard deviation for large values of n is, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और यहाँ पर हमें दे भी रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ओके, अब इस सवाल को करने के बहुत दो तरीके हैं। या तो आप इस सवाल को एक सिंपल फार्मूले से कर सकते हो, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से निकल के आता है, आई गेस ए डिवाइडेड बाय 12 और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। और इस क्वेश्चन में आपका जो बी और ए है, तो बी आपका क्या हो गया, बी आपका लेमडा प्लस w/2 हो जाएगा, और जो ए है वो आपका लेमडा माइनस w/2 हो जाएगा। तो क्लियरली जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो जो डेल्टा एक्स निकल के आएगा, दैट इज डेल्टा एक्स निकल के आएगा, दैट विल बी नथिंग बट w/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3, ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। जब आप यहाँ पे n को लेके आओगे तो आपका ये w/2 √n/3 कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा। बट यदि मान लो आपको फार्मूला नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा हार्डवेयर में आपको जाना पड़ेगा। तो हार्डवेयर में आपको बता देता हूँ। ओके, तो हार्डवेयर आपका कुछ इस प्रकार है, जैसे अब पहले आप समझ लो स्टैंडर्ड जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, से आपके पास कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट हैं। ठीक है, 2 पॉइंट क्या हो गया, से ये x इक्वल्स ए हो गया यहाँ पे, और ये आपका क्या हो गया, x इक्वल्स बी हो गया। तो जब भी आप x इक्वल्स ए से और x इक्वल्स बी के बीच देखोगे तो पार्टिकल को पाने की प्रोबेबिलिटी या ढूंढने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, पूरे ही स्पेस में ए से लेके बी तक जितना भी स्पेस है उसमें बराबर रहती है। ठीक है, तो से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, जो इस पार्टिकल को पाने की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज से कैपिटल ए है। ठीक है, तो ए से बी तक आपके पार्टिकल को आप कोई से भी पॉइंट पे देखोगे तो उसे पाने की प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी, और जो कि ए के बराबर रहेगी। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं यू एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू एक्स इक्वल्स ए हो गया। ठीक है, तो जब यू एक्स इक्वल्स ए हो गया, जो कि हम अपने क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब, तो यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में यू एक्स आपका ए हो गया, इसका मतलब ए से बी तक पानी प्रोबेबिलिटी बराबर है सब जगह पर। तो यदि हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते हैं। तो से हमारे पास क्या है, स्पेस है ए से लेके बी तक, तो ए से लेके बी तक हम अपने पार्टिकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए डी एक्स यदि आप करोगे तो इसका मतलब ये हो जाता है पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा, तो अगर कहीं ना कहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी पाने की 1 हो जाती है। जब ऐसी 1 होगी तो यहाँ से आप क्लियरली आप क्या कर पाओगे, ए की वैल्यू निकाल पाओगे। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी बी 1/b माइनस ए। तो क्लियरली यहाँ से आप देख पा रहे होगे क्लियरली कि हमारे केस में जो ए की वैल्यू है, या जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ए की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी 1/w के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो पहली वैल्यू है वो है लेमडा प्लस w/2, और दूसरी जो वैल्यू है दैट इज़
लैम्डा माइनस डब्ल्यू बाई टू। जब आप माइनस करोगे बी से ए में, ए को माइनस करोगे बी से, तो आपका डब्ल्यू आपका आ जाएगा। तो ये आपका ए आ गया। तो अब आप क्या करोगे, जब आप एक्स निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, तो आप कुछ इस प्रकार से निकालोगे, यू एक्स एक्स डी एक्स लैम्डा माइनस डब्ल्यू वाई टू से लैम्डा प्लस डब्ल्यू वाई टू तक। ठीक है, कुछ इस प्रकार निकालोगे तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। जो मैंने कैलकुलेशंस की है उसमें ये आती है लैम्डा। ठीक है, उसी प्रकार आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, वो भी आप लैम्डा माइनस डब्ल्यू वाई टू से लैम्डा प्लस डब्ल्यू वाई टू तक निकालोगे, यू एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जो मेरे केस में आती है वैल्यू, वो आपकी आती है 1/3 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वाई 4। ठीक है, ये कुछ आती है। ऐसे आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, लैम्डा स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आप सिंपली कैलकुलेशन भी कर सकते हो जब आप यू एक्स की वैल्यू पुट करोगे और इसे इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, जब डेल्टा एक्स निकालोगे, डेल्टा एक्स क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा एक्स सिंपली आप ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा, जो लैम्डा निकल के आया था। तो क्लियरली यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी वैल्यू, ये आपकी डब्ल्यू वाई 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1/3 ऐसे कुछ निकल के आएगी। जैसे ही आप n को भी लेके आ जाओगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू वाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय 3, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो क्लियरली क्या हो गया आपका, डी आपका सही ऑप्शन हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉमन टू इंटीरियर्स ऑफ टू इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर्स डिफाइंड बाय these equations is best approximated by। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा पहले, तब आपको थोड़ा समझ में आया कि आप इसमें आपको वॉल्यूम निकालना कैसे है। ठीक है, तो लेट मी एक्चुअली शो यू द जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। तो जियोजेब्रा क्या करता है, आपको बस एक सिंपली प्लॉट्स बना के दे देता है आपको। ठीक है, तो ऐसे आपके दो प्लॉट्स निकल के आएंगे यहाँ पर। ठीक है, सो लेट मी एक्चुअली शो यू। सो जो ये वाला प्लॉट है, ये वाले प्लॉट की इक्वेशन अभी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स 25, ये आपकी पहले इसकी निकल के आ जाएगी। और जो ये वाला आपका सिलेंडर है, इसकी जो इक्वेशन निकल के आएगी, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेथड है सॉल्व करने का वो ये है कि यहाँ पर जो इनका जो वॉल्यूम है, जो ये कॉन्साइड कर रहे हैं, वो आप रेक्टेंगल्स के कई सारे रेक्टेंगल से मिला हुआ मान सकते हो। ठीक है, तो यदि आप इसे थोड़ा सा इस फॉर्म में देखो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका यहाँ पर एक परफेक्ट रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर देखोगे तो आपका रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। अब ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये रेक्टेंगल आपका इस कांस्टेंट विड्थ का नहीं होगा। ये आपका रेक्टेंगल क्या होगा, इसमें विड्थ आपकी घटती चली जाएगी। तो कैसे घटती चली जाएगी, यहाँ पर इतनी विड्थ का होगा, फिर थोड़ी सी कम विड्थ का होगा और कम लेंथ का होगा। ठीक है, फिर कुछ ऐसा बन के आएगा, फिर इसके ऊपर और बन के आएगा। तो ऐसे करके आपके कई सारे रेक्टेंगल से बन के मिल के बना हुआ होगा ये। ठीक है, तो जब आप इसे कई सारे रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ मान सकते हो, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहले तो आपको इसकी हाइट देखनी पड़ेगी, या सॉरी आप लेंथ देखोगे और ब्रेड्थ देखोगे। तो जब लेंथ देखोगे आप, तो लेंथ क्या है, लेंथ है आपकी इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखो तो आपकी लेंथ है आपकी वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेट मी एक्चुअली शो यू अगेन। तो लेंथ आपकी कुछ इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में हो गई। और जो आपका ब्रेथ है, ब्रेथ आपकी जेड डायरेक्शन में हो गई। और जो आपकी थिकनेस है, जो थिकनेस होगी इस रेक्टेंगल की, वो थिकनेस आपकी एक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो हम उसे एक्स डायरेक्शन में मान सकते हैं, तो उसे डी एक्स मान लेते हैं थिकनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन दे रखी हैं, तो इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25 ये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लेंथ निकाल सकते हो। तो लेंथ कैसे निकल जाएगी, लेंथ होगी आपकी 2y, रेक्टेंगल लेंथ 2y हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके
यहाँ तक तो आपका y ही मानोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप करोगे तो 2y हो जाएगा। तो 2y आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, इट विल बी सिंपली 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टाइम्स 2। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। ये आपकी हो गई लेंथ हो गई है। अब जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ क्या होगी आपकी, z डायरेक्शन होगी, तो z डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 2z हो जाएगी। 2z कैसे होगी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय, अब आपका z की जो इक्वेशन है, सॉरी जो दूसरे वाले इसकी इक्वेशन है, ये कैसी है, ये है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स 25। तो क्लियरली यहाँ से जो z निकल के आएगा, z विल बी नथिंग बट 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। तो जब आप 2 टाइम्स करोगे तो कुछ इस प्रकार से कर दोगे। ठीक है, तो जो 2z होगा या जो ब्रेथ होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, L क्रॉस B मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय T। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट 225 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, क्योंकि वो थिकनेस है। तो ये कुल मिला के निकल के आ जाएगा आपका, ये कुल मिला के आपका निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जो टोटल वॉल्यूम होगा, ये तो आपका एक सिंपल स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट हो गया। जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट कर दोगे -5 से +5 तक, क्योंकि जो आपका x वेरी कर रहा है वो -5 से +5 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड लेट अस जस्ट कम ऑन टू द आवर क्वेश्चन शीट एंड वहाँ पर हम इक्वेशंस को लिख देते हैं। तो जो फाइनली आपकी इक्वेशन आएगी, वॉल्यूम की इक्वेशन आएगी, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी -5 to +5 अंडर रूट, वैसे 2 टाइम्स हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो क्लियरली ये क्या हो गया आपका, 2 टाइम्स -5 से +5 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा फाइनली, अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि इवन फंक्शन है, तो आप सिंपली इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्लोज टू 333 आ जाएगा। ठीक है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a monochromatic source emitting radiation with a certain frequency moves with a velocity v away from a stationary observer A. ठीक है, it is moving towards another observer B also at rest along a line joining the two. The frequencies of the radiation recorded by A and B are nu A and nu B respectively. If the ratio nu B divided by nu A equals 7, then the value of V upon C is okay. तो हमें क्या निकालना है, V upon C की वैल्यू निकालनी है। तो सिचुएशन क्या दे रखी है, कुछ इस प्रकार से सिचुएशन दे रखी है। मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, एक लाइन है जो ऑब्जर्वर A को ऑब्जर्वर B से जोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई सोर्स है, साउंड का सोर्स है या सॉरी लाइट का सोर्स है। तो लाइट का जो सोर्स है वो क्या है, यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ से मूव कर रहा है कुछ इस प्रकार से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है ऑब्जर्वर B की टुवर्ड्स। ओके, तो जब ऑब्जर्वर B की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली फ्रीक्वेंसी निकालने का, तो वो क्या होता है, वो होता है कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, न्यू डैश इक्वल्स न्यू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ओवर सी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपका एंगल है जो आपका ऑब्जर्वर है और जो भी सोर्स है उसके बीच और उसकी वेलोसिटी के बीच क्या एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपका वो थीटा एंगल निकल के आता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यदि आपका जो सोर्स है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे मूव कर रहा होता, लेकिन अभी इंस्टेंटेनियसली
जो आपका सोर्स है, सोर्स और बी के बीच कुछ ऐसा एंगल बन रहा होता, कॉस थीटा एक एंगल बन रहा होता, तो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं, ठीक है, सो दैट हमारे पास एग्जैक्टली एक सही वैल्यू निकल के आए इस वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो जब आपका क्या होगा, जब आपका ऑब्जर्वर बी के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, इसका मतलब जो थीटा है वो आपका 0 हो जाता है, और जो न्यू डैश निकल के आएगा आपका वो कुछ इस प्रकार से 1 प्लस वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा वन प्लस वी अपॉन सी एंड 1 माइनस वी अपॉन सी, कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग बी पुट कर देते हैं यहाँ पे यहाँ से ये हटा देते हैं, एंड जब आप एक ही तरफ निकालो तो एक ही तरफ क्या हो जाएगा, यही एंगल आपका 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री केस में कॉस थीटा आपका -1 होता है, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब जो न्यू ए है, न्यू क्या निकल के आएगा, न्यू 1 माइनस वी ओवर सी 1 प्लस वी ओवर सी, ठीक है, ये आपके निकल के आ जाएंगे। तो क्लियरली यहाँ से आप क्या देख पा रहे होगे, सॉरी लेट अस जस्ट राइट इट, न्यू बी डिवाइडेड बाय न्यू ए, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे 1 प्लस न्यू वी ओवर सी 1 माइनस वी ओवर सी न्यू डिवाइडेड बाय न्यू 1 माइनस, ओके सो एक्चुअली आई हैव मेड अ मिस्टेक, ये आपका स्क्वायर रूट में होगा, सारी एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में होगी, ठीक है। वन माइनस वी अपॉन सी 1 प्लस वी अपॉन सी, ठीक है। तो इस प्रकार से निकल के आ जाएंगे, तो वी से न्यू कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होगे जो वी बी ओवर वी ए है, ये कुछ इस प्रकार से 1 प्लस वी ओवर सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ओके ये न्यू होगा, और यहाँ पर हमने गलती कर दी है, ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस वी ओवर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियरली क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, दैट इज 7, ठीक है। तो 7 पुट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप कंपोनेंटो डिविडेंडो कर सकते हो, या फिर तो कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या करते हैं, जैसे ऐसे एक्सप्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों को जोड़ दो और वही आप राइट हैंड साइड पे करो। तो जब जोड़ दोगे तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है इसका ये क्या है आपका 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो वैसे ही अब यहाँ पर इन्हें घटा दो, तो घटाने में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 वी अपॉन सी हो जाएगा। तो जब घटाएंगे यहाँ पे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इन्हें आप कैंसिल करके 3/4 कर सकते हो, तो वी अपॉन सी की वैल्यू आप क्लियरली क्या निकल के आ जाएगी, 3/4 निकल के आ जाएगी। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, दैट इज सी। Okay, so now let us come on to the next question, and next question says a particle thrown with a speed v from the earth's surface attains a maximum height h measured from the surface of the earth if v is half the escape velocity and r denotes the radius of earth, then h upon r is, ठीक है। तो सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ की रेडियस आपकी r हो गई, ठीक है। अब अर्थ की सरफेस से यहाँ से क्या है, एक आपने क्या किया, एक पार्टिकल लिया और उसे v स्पीड से थ्रो किया, ठीक है। अब ये v स्पीड से थ्रो किया जाता है, तो ये कहाँ पहुँचता है, कुछ यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब देखो, अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट h मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ if v is half the escape velocity and r denotes the radius of earth, then h upon r is,
ठीक है। तो जो v है हमारे पास, v आपने क्या दे रखा है, v इज हाफ द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो समझ लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी आपकी दी जाती है gm/r से, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपके एस्केप वेलोसिटी का। तो एस्केप वेलोसिटी अटेन करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अर्थ की ग्रेविटेशनल पोल से बाहर निकल जाता है। तो जो हमारा v है, v आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा इसका, 2gm/r। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, दैट विल बी gm/2r। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी निकल के आ गई जिस वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है, ठीक है। अब देखो, जब आपका जो हाइट होती है वो अर्थ की रेडियस के रिलेटिव एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है, तब आपका जो ग्रेविटेशनल फार्मूला होता है, ग्रेविटी का फार्मूला होता है, जो हम सिंपली gm/r² ऐसे करके लगा देते हैं, जो कैपिटल R² लगा देते हैं, जो अर्थ की रेडियस है के बराबर है, ये काम नहीं करता। क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे आपको जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो हमें उस चीज़ को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे अकाउंट लेने के लिए हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो g है आपका, इट इज़ फंक्शन ऑफ x। और x क्या है, x इज आपकी हाइट है। हाइट नॉट जस्ट इंक्लूडिंग आपकी जो हाइट है वो, प्लस आपकी रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको ऐड करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे सिंपली gm/x² लिख सकते हैं, या r² लिख दो आप, कोई भी आप वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब g जो x है इसे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, सिंपली d2x/dt² लिख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। या आप एक और तरीके से काम कर सकते हो, आप इसे dv/dt भी लिख सकते हो, ठीक है। बट सिंस यहाँ पर मैं एक और चीज़ करने जा रहा हूँ, जो आपका d2x/dt² होता है, इसे आप v dv/dx भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपके gm/x² के बराबर हो गया, ओके। तो अब क्लियरली हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा v dv इक्वल्स gm/x² dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ से अर्थ से ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा या पार्टिकल फेंका जाएगा, तब वो हाफ दी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ पे होगा। इसका मतलब ये हो गया, उसकी स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी, gm/R से होगी, ठीक है। पर जैसे ही वो हाइट अटेन करेगा मैक्सिमम वाली, जो ये h हाइट अटेन करेगा, h हाइट अटेन करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो जब आपका पार्टिकल सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा तो x की वैल्यू होगी कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। बट जैसे ही वो हाइट h अटेन करेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी h+r, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, दैट विल कम आउट टू बी v²/2। अब ये कहाँ से कहाँ तक हो गई, सॉरी, दैट विल बी gm/2 कैपिटल R to 0 इक्वल्स, अब ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस gm/x कैपिटल R h+r, ठीक है। ये हो गया। अब क्लियरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, 0 माइनस, अब ये आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा gm/4r, ठीक है, इक्वल्स, अब इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट विल कम आउट टू बी, माइनस हटा देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका gm/r माइनस gm/h+ कैपिटल R, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, gm/r कैंसिल हो जाएंगे, r कैंसिल नहीं होगा, या आप r से डिवाइड कर सकते हो, बट ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें सिंपली ये माइनस को भी हटा देते हैं। तो ये आपका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड देन 1/r इक्वल्स 1/4,
समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अब जब आप इस एक्सप्रेशन को पूरा से सॉल्व करोगे देन आपके पास जो h अपॉन आर की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल कम आउट टू बी 1/3। ठीक है, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे 1/3 दिया है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। Now let us come on to the next question. The next question says a particle of mass m is in a one-dimensional infinite potential well of length L extending from x equals 0 to x equals L. When it is in the energy eigenstate labeled by n, where n equals 1, 2 and more values, the probability of finding in the interval x की वैल्यू 0 से L by 8 is 1/8. The minimum value of n for which this is possible is। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के कहने की कोशिश क्या हो रही है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इन्फिनिट वेल है। ठीक है, इन्फिनिट वेल है। अब इन्फिनिट वेल में क्या हो रहा है, आपके पास कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक का L/8 तक का कुछ पोर्शन है। ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि इस L/8 के पोर्शन में पार्टिकल को पाने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होनी चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम n क्या होगा, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, जो आपका एस साई एन एक्स होता है फॉर स्क्वायर वेव पोटेंशियल इन्फिनिट वेल, ये क्या हो जाता है आपका साइन एन पाई एक्स ओवर एल हो जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो एल है विड्थ, ठीक है, ये स्टार्ट आपका x इक्वल 0 से हो रहा है और एंड आपका एल पे हो रहा है, दैट इज़ वाई ये साइन आएगा आपका। यदि यहाँ पर क्या होता, ये आपका -a से आपका +a तक होता, ऐसे कुछ फॉर्म में होता, जब आपका जो इंटरवल है ये आपका कुछ इस फॉर्म में होता। ठीक है, जब आपका क्या है इवन काइंड ऑफ फंक्शन है, तो जो आपका साइन एन एक्स की वैल्यू होती तो वो आपकी अल्टरनेट करती कॉस में और साइन में। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो अब सवाल क्या कह रहा है आगे, एक्सटेंडिंग फ्रॉम x0 टू देन द एनर्जी आइगनस्टेट गिवन बाय, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अगर 0 से लेके L/8 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है तो उसके लिए मिनिमम n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्लियरली हमें क्या करना है, यहाँ पे साई एन एक्स हमने लिख दिया है, तो साई एन एक्स स्टार साई एन एक्स ऐसे करके हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है 0 से L/8 तक। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज है तो हमें नॉर्मलाइज करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, ये निकल के आती है 2/L 0 से L/8 तक साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली लेट अस सपोज लेट एन पाई एक्स ओवर एल बराबर यू, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मैंने ये मान लिया, तो जो x है वो क्या हो जाएगा L/n पाई u, तो इसका मतलब ये हो गया dx जो होगा तो आपका क्या हो जाएगा, dx विल बी नथिंग बट L/n पाई du। ठीक है, तो आपका जो px है, जो px क्या था आपका, ये वाली वैल्यू थी, ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/L मल्टीप्लाइड बाय, अब ये क्या हो जाएगा, हम dx की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा L/, एक्चुअली इट विल बी n पाई, और हम क्या कर देंगे इसे 0 से, देखो पहली वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी, और जैसे आप x पहली पुट करोगे 0 वैसे u आपका 0 हो जाएगा, बट जैसे ही आप क्या करोगे L/8 पुट करोगे, यहाँ पे L/8 भी पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा n पाई 8 तक जाएगा। ठीक है, जैसे ही साइन स्क्वायर n पाई एक्स ओवर l क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा, जो हमने पहले ही कर रखा है। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या जानते हैं, लेट मी एक्चुअली रीएडजस्ट इट। ओके, तो हम यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे टर्म्स को। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से 2/n पाई 0 टू n पाई 8। ठीक है, साइन स्क्वायर
यू डी यू, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर n की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जब आप 4 पुट करोगे, व्हेन यू विल पुट 4, ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हो बारी बारी से, बट जैसे ही आप 4 पुट करोगे, ठीक है, जब आप 4 पुट करोगे यहाँ पे तो क्लियरली आपका जो पी एक्स होगा ये आपका 1/8 प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो कैसे प्रोड्यूस कर देगा, यहाँ पर जो आपका 2 जैसे आप 4 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय π/8 आपका इधर से निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो सॉरी, नॉट π/8, 1/4 निकल π/4 निकल के आ जाएगा, दैट विल गिव यू 1/8 एज एन आंसर, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी 4. Okay, so the next question says, in an experiment, the velocity of a non-relativistic neutron is determined by measuring the time that is close to 50 nanoseconds it takes to travel from source to the detector kept at a distance L. ठीक है, assume that the error in measurement of L is negligibly small. ठीक है, if we want to estimate the kinetic energy T of the neutron to within 5% accuracy, दैट इज जो आपका डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, ठीक है, दैट हैज़ टू बी लेस देन 0.05, ठीक है। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, परमिसिबल एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट इज नियरेस्ट टू। ओके, तो हमें कुल मिला के क्या बताना है, अगर हम इतना कम वेलोसिटी सॉरी काइनेटिक एनर्जी में एरर रखना चाहते हैं तो हमें टाइम में जो एरर है वो बतानी है कि टाइम में एरर कितनी होगी। ओके, तो क्लियरली जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, सिंस ये क्या है यहाँ पे हमें साफ साफ बता रखा है कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो काइनेटिक एनर्जी आप साफ साफ ½ mv² रख सकते हो। अब क्लियरली आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी आपको नहीं पता है, अच्छा हाँ नहीं पता है, तो हम क्या कर रहे हैं उस तरह से निकाल रहे हैं, तो ½ mL/t तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कुछ निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कुछ इस प्रकार से वेरी करेगी। ओके, अब आप क्या करोगे, आप लॉग ले लोगे, सब तरफ लॉग ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लॉग हो जाएगा ln 1/2m प्लस 2 ln L माइनस 2 ln T, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो डिफ्रेंशिएट करने में डेल्टा टी ओवर टी, और ये सब तो ज़ीरो हो जाएंगे, 0 + 0 को कांस्टेंट है, माइनस 2 डेल्टा टी ओवर टी, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, हमें इसकी जो वैल्यू है, जब आप इसे मॉड लोगे तो मैं ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो इट शुड बी लेस देन 0.05, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लेस देन 0.05 के बराबर पुट कर सकते हैं। तो क्लियरली हमारे पास क्या आ गया, जो डेल्टा टी है यानी कि जो एरर है दैट हैज़ टू बी लेस देन 0.05 मल्टीप्लाइड बाय टी। अब टी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज़ 50 नैनोसेकेंड्स, ठीक है। तो 50 नैनोसेकेंड्स आपके लगते हैं इधर से उधर जाने में, 0.05 सॉरी गलती कर दी मैंने, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आया हुआ है इधर की तरफ हुआ, डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल कम आउट टू बी 1.25 नैनोसेकेंड, समवेयर अराउंड दैट, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें ये देख लेते हैं। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ वैल्यू फ्रॉम द सेट -1, तो आपका सेट क्या है, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है, विद द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज px। ओके, तो px की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं, दैट इज़ 3/10, 2/10, 2/10 एंड 3/10, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्ड करती हैं ऐसे, ठीक है। 0 आपका कुछ इस प्रकार आएगा, ओके, ठीक है, कुछ इस प्रकार से करस्पॉन्ड करती है। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यू वाई, तो अच्छा क्यू वाई भी दे रखा है आपका, तो क्यू वाई क्या है, क्यू वाई कुछ इस प्रकार का है, Q0
Q1 Q4, ठीक है, ऑफ द रैंडम वेरिएबल y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का है इज, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो क्लियरली आप क्या करोगे, इन नंबर्स को स्क्वायर करके देखोगे फॉर y के लिए, ठीक है। तो जब y को स्क्वायर करके देखो तो आपका जो वेरिएबल है वो क्या रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव साइड पर रहेगा एंड इट विल कम आउट टू बी 1 and 4, इट हैज़ टू बी 4, ठीक है। अब देखो -1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, -1 की प्रोबेबिलिटी है 3/10, ठीक है। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 0 की प्रोबेबिलिटी 2/10, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर जो 0 है, 0 तो आपका एक ही यहाँ पर 2/10 टाइम्स आ रहा है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी है तो आपकी 2/10 ही हो जाएगी, 1/5 हो जाएगा। बट जैसे आप 1 देखते हो, 1 में क्या होगा, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 होगा। इसका मतलब जो 3/10 है और 2/10 है ये प्रोबेबिलिटीज जुड़ जाएंगी, ठीक है। फाइनली क्या आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अब सो फाइनली आपका क्या हो गया, अब आपका 4 आ जाएगा, तो 4 के लिए आप क्या देखोगे, 2 देखोगे, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10 है, तो आपका फाइनली 3/10 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। So I hope you would have enjoyed this video. I know this video has been a very long video क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल को थोड़ा सा डिस्कस करके सॉल्व करना पड़ता है, but I hope you must have enjoyed this one, and if you like this video then please do give me a thumbs up, and I hope you would subscribe to my channel. Thank you so much. Thanks for watching.